So dear students, now let's start with semiconductor electronics. और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, उनसे बनने वाले डिवाइसेस के बारे में और उनकी एप्लीकेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी एंड द सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो हम दोनों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो हम तो जानते ही हैं कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे तीन प्रकार के सॉलिड्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, इंसुलेटर्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनकी लीस्ट कंडक्टिविटी होती है, और सेमीकंडक्टर्स वो सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। क्योंकि क्लासिफिकेशन कंडक्टिविटी के बेसिस पे है, इसीलिए हम कंडक्टिविटी की रेंज भी देख लेते हैं। जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी रेंज है 10 टू द पावर 2 से लेके 10 टू द पावर 8 साइमन पर मीटर। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10 टू द पावर -11 टू 10 टू द पावर -19 साइमन पर मीटर। दैट सिंपली मींस बहुत ही कम कंडक्टिविटी है। और आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी रेंज है दैट इज 10 टू द पावर 5 से लेके 10 टू द पावर -6 साइमन पर मीटर लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स के एग्जांपल है मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो रबर, वुड, प्लास्टिक, डायमंड, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। ऑन द अदर हैंड सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही हमको सबसे ज्यादा काम आएंगे चैप्टर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स सच एज CDS एंड गैलियम आर्सेनाइड GaA, organic semiconductors such as anthracene, and organic polymers such as polypyrrole and polyaniline. So there are many semiconductors. अब हम बात करते हैं classification of solids on the basis of energy band. So let's classify the solids on the basis of energy band. तो energy bands क्या हैं इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि energy levels क्या होते हैं। तो energy levels समझने के लिए हमने यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम कंसिडर किया है। आप जानते हैं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, यानी यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो इनर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, उससे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उससे ज्यादा, और सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एनर्जी डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पहली वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सेकंड वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इससे ज्यादा है तो सेकंड वाले शेल के करस्पॉन्डिंग बनाया जाता है सेकंड एनर्जी लेवल, जो कि पहले के कंपैरिजन में इससे ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्योंकि सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी को सबसे ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को वैलेंस एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन शॉर्ट, एनर्जी लेवल का काम है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एनर्जी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना। अब आइए बात करते हैं सॉलिड की। आप जानते हैं कि सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटर एटॉमिक स्पेसिंग पर होते हैं। तो जब बहुत सारे एटम्स को एक दूसरे से इंटर एटॉमिक स्पेसिंग पर लाया जाता है तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उनकी आउटर मोस्ट शेल्स का होता है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर दो एटम्स का एग्जांपल लिया है। तो जब मैं दो सिलिकॉन एटम को एक दूसरे से बहुत ही पास पास लाता हूं तो सबसे पहले इनकी आउटर मोस्ट शेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, उसके बाद का इंटरेक्शन इसके अंदर वाली शेल्स करेंगी और सबसे बाद में सबसे अंदर वाली शेल्स। जब इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी में सबसे ज्यादा चेंज आता है। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज आता है, अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को किसी एक पर्टिकुलर लेवल से रिप्रेजेंट ना करके अलग अलग एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाती है, हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनाने लग जाते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ कि हमको एक एनर्जी लेवल ना मिलके ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल मिलने लग जाता है। इसी ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को एनर्जी बैंड कहा जाता है। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर क्रिस्टल के अंदर, दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन्हीं ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को एनर्जी बैंड कहा जाता है। अब आइए इन्हीं एनर्जी बैंड के बेसिस पे सॉलिड्स को क्लासिफाई करें। तो सॉलिड्स को क्लासिफाई करने के लिए जिन जिन एनर्जी बैंड की जरूरत पड़ेगी वे हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और इन दोनों के बीच का गैप। इन दोनों के बीच के गैप को कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप और इसको हम डेल्टा ईजी से डिनोट करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप की। तो यहां पर हमने किसी सॉलिड के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है। आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे वैलेंस बैंड, सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड और उनके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो वैलेंस बैंड होता है ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एनर्जी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करता है। अभी जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे ज्यादा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी शो करते हैं एनर्जी गेन करके फ्री हो जाने की। और अगर किसी कारण से इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहलाने लग जाते हैं और इन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी को अब हम वैलेंस बैंड से नहीं बल्कि कंडक्शन बैंड से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड उन ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को बता रहा है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी गेन करके फ्री हो जाते हैं उनकी एनर्जी को कंडक्शन बैंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आइए बात करते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी सेपरेशन की। इसको कहा जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए चाहिए होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की विड्थ है ये हमको ये बताती है कि कितना टाइटली एक इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। क्योंकि सोचिए कि अगर इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की विड्थ बहुत ज्यादा होगी तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दैट सिंपली मीन्स ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होगा तभी तो इसको फ्री होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम कहते कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत कम है तो हम कह सकते थे कि ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बॉन्डेड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन बन पाता। तो ऐसा सॉलिड जहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप की विड्थ बहुत ज्यादा होती हो वहां पे हमको आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाते हैं और ऐसा सॉलिड अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है इंसुलेटर का। ऑन द अदर हैंड ऐसा सॉलिड जहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही छोटा हो या फिर होता ही ना हो वहां पे हमको बहुत ही आसानी से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं और ऐसा सॉलिड एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कंडक्टर का। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब आइए इन्हीं की मदद से हम सॉलिड्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि सबसे ऊपर हम कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे नीचे हम वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाई डायमेंशन में हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए हम उसको ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है इसलिए उसको हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो लोएस्ट एनर्जी का लेवल है उसको हम ईसी से मार्क कर रहे हैं और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का हाईएस्ट लेवल है उसको हम ईवी से मार्क कर रहे हैं। ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है इनके बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर्स के केस में ऐसा कहा जाता है कि इसका जो वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है।
अब जब हम ये कहते हैं कि किसी सॉलिड का वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड फॉर्म में हैं और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यहीं से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसीलिए ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड फॉर्म में हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यही कारण है कि कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है और इसीलिए ये कोई कंडक्शन एग्जिबिट नहीं कर रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि इंसुलेटर्स के केस में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप होता है ये भी काफी ज्यादा होता है, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर द इंसुलेटर्स लाइक डायमंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट सिंपली मीन्स डायमंड बहुत अच्छा इंसुलेटर है। आप कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में यहां के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको कभी भी इतनी सफिशिएंट थर्मल एनर्जी नहीं मिल पाती कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद पाए, इसलिए ये आसानी से कंडक्ट नहीं करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी लीस्ट होती है और इसकी रेजिस्टिविटी हाईएस्ट होती है। अब आइए बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए हम कहते हैं कि जो इसका वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है एट वेरी लो टेम्परेचर टेंडिंग टुवर्ड्स एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन। तो अगर हम बात करें 0 केल्विन की तो हमने कहा ये पूरा भरा हुआ और ये पूरा का पूरा खाली। इसका मतलब है कि कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है और ये क्रिस्टल भी एट वेरी लो टेम्परेचर बिल्कुल इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बैंड गैप था वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पर जो बैंड गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पर उसके बावजूद भी क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, यहां के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एट 0 केल्विन इनके पास में कोई थर्मल एनर्जी नहीं होती, इसलिए ये यहां से यहां पे जंप नहीं कर पाते, इसलिए ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। पर जब हम इसी क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतनी सफिशिएंट थर्मल एनर्जी गेन कर पाते हैं कि वे वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। दैट सिंपली मीन्स कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। यही कारण है कि ये जो सेमीकंडक्टर होता है एट रूम टेम्परेचर ये स्लाइट कंडक्शन एग्जिबिट करने लग जाता है। यहां पर हम सेमीकंडक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, वो ये कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। दैट सिंपली मीन्स इसका अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस का कम होना। तो ये बात रही हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस की। हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे बैंड गैप कम होता जा रहा है वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो आइए बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स जैसे ही बोलते हैं हमको समझ में आता है कि इसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का जो बैंड गैप होता होगा या तो ये बहुत ही कम होता होगा या फिर होता ही नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टर्स का बैंड गैप है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 0। दैट सिंपली मीन्स कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है कि हम कहते हैं कि जो इसके वैलेंस बैंड हैं और कंडक्शन बैंड है ये एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ये है वैलेंस बैंड। आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वो है EV और ये जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ये है कंडक्शन बैंड और आप देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो है EC। हम कह सकते हैं कि ये कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। इस ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स के पास में हर वक्त बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आसानी से कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसीलिए कंडक्टर हाईएस्ट कंडक्टिविटी एग्जिबिट करता है। हालांकि हमको समझने लायक बात यह भी है कि यहां पर कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में रेजिस्टेंस कम नहीं बल्कि ज्यादा हो जाता है। दैट सिंपली मीन्स इसका जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर्स के केस में जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है
तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे से कोलिजन्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाती है। अब आप तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I = NEA/BD। अगर कोलिजन्स की वजह से ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी तो जो करंट है वो भी कम हो जाएगा, और अगर करंट कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो सॉलिड होगा कंडक्टर। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड्स। So now let's talk about pure semiconductor crystal और intrinsic semiconductor। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक प्योर सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है, और आप जानते हैं कि ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और ये है इनके बीच का फॉरवर्ड एनर्जी गैप। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या उससे भी कम होता है। फॉर केसेस ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इट इज नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिलहाल आगे की बात करते हैं। हम जानते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर एट वेरी लो टेम्परेचर और से एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है। दैट सिंपली मींस नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो ये क्रिस्टल एट वेरी लो टेम्परेचर कोई कंडक्शन एग्जिबिट नहीं करता है। यही कारण है कि ये प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एट वेरी लो टेम्परेचर और से एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट बिहेव जस्ट लाइक एन इंसुलेटर। परंतु जब हम इसी क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स acquire sufficient amount of thermal energy that they jump from valence band to conduction band। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदते हैं तो हमको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल में मिलने लग जाते हैं जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही कारण है कि एट रूम टेम्परेचर दिस क्रिस्टल स्टार्ट एग्जिबिटिंग स्लाइट कंडक्शन। अब देखिए कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदते हैं तो इट लीव्स अ वेकेंसी बिहाइंड इन द वैलेंस बैंड। इसी वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर्स हैं, वन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द अनदर वन आर होल्स। ऐसा कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कैसे कंडक्शन में और इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेट करते हैं हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। बट बिफोर दैट कुछ और बात समझने लायक है, वो ये कि देखिए जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेट होते हैं तो जितने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स बन जाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। क्योंकि Ne और NH दोनों ही बराबर हैं, हम इसको एक नए वेरिएबल के बराबर लिख देते हैं एंड दैट इज इक्वल टू Ni, और Ni को हम कहते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। अभी जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है आइए समझते हैं। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन और से द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स दैट हैव बीन जनरेटेड, ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है आइए समझते हैं। तो सोचिए कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पे मिल पा रहे हैं ये आसानी से तभी तो मिल पाएंगे जब टेम्परेचर सफिशिएंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Ni टेम्परेचर डिपेंडेंट होता होगा। एक और छोटी सी बात वो ये कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप अगर बहुत ज्यादा हो तो हमको आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल पाएंगे। तो बताइए क्या अगर गैप कम होता जाएगा तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मिल पाएंगे? इसलिए हम कह सकते हैं जो Ni होता है इट शुड डिपेंड अपॉन द डेल्टा Eg और से द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को डिस्कस कर रहे थे वो बातें कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, और इस तरह की थ्योरी को कहा जाता है एनर्जी बैंड थ्योरी। अब आइए उसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर जब भी हम अब सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को डिस्कस कर रहे होंगे तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एक सिलिकॉन के क्रिस्टल का, और आप जानते हैं
कि किसी भी सिलिकॉन के एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो क्रिस्टल का लेटिस स्ट्रक्चर है वो आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि कोई भी सिलिकॉन का एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पड़ोस वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ में शेयर करता है, और इस तरह से कोई भी सिलिकॉन एटम क्रिस्टल के अंदर बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से सारे सिलिकॉन के एटम अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेबरिंग एटम्स के साथ में शेयर करते हैं, और हम कह सकते हैं बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर और से एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर there are no free electrons present in the crystal and hence this crystal behaves like a insulator। पर होता क्या है, जब हम इसी क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो some of the valence electrons acquire sufficient amount of thermal energy that they break the covalent bond and become free। आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ था, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे ही हम इस क्रिस्टल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ड्रिफ्ट कर जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। परंतु आप देखिए, जब भी ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, जब इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हुए निकलता है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी छोड़ के चला जाता है। इसी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, पर हम ऐसा कह चुके हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स दोनों ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ऐसा कैसे हो पाता है, आइए समझते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आसानी से ड्रिफ्ट करेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं होल्स किस तरह से कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो समझिए कि ये जो सिलिकॉन का एटम है, जो कि क्रिस्टल में पहले बहुत ही ज्यादा स्टेबल हुआ करता था, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट था, अब उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है। इस सिलिकॉन के एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका ऑक्टेट वापस से कंप्लीट हो जाएगा और ये क्रिस्टल में पहले की तरह वापस से स्टेबल हो जाएगा। तो ये सिलिकॉन का एटम क्या करता है कि आसपास में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आसपास में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए कि इस होल ने, इस वैकेंसी ने इस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये इस वैकेंसी को तो फिल कर देगा, पर जहां से इलेक्ट्रॉन टूटकर आया है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी और वहां का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दैट सिंपली मीन्स ये जो होल है, ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कारण बनती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरे जगह चलने का। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं तो उनके कारण भी हमको एक करंट मिलता है, उसी करंट को हम होल करंट नाम दे देते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। हम जानते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, द वन इज इलेक्ट्रॉन, द अनदर वन इज होल। और इसीलिए किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कारण भी दोनों ही होंगे, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। इसीलिए हम कहेंगे the electrical conductivity sigma of the pure semiconductor is equals to the conductivity due to the free electrons plus the conductivity due to hole। अब हम जानते हैं कि जो सिग्मा होता है that is equals to Ne mu, where N is the concentration of the charge carrier, E is the electronic charge and mu is the mobility of the charge carrier। So sigma E can be written as Ne E mu E and sigma H can be written as NH E mu H। हम जानते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है एंड दैट इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। सो एज वी नो Ne is equal to NH equals to Ni, we can substitute the value of Ne and NH is equals to Ni in this equation
So we'll get the relation as Ni into E into mu E plus mu H, where mu E and mu H are the mobility of electrons and holes respectively, and Ni is the intrinsic concentration of the pure semiconductor crystal. Now let's solve the next numerical, and the next numerical says the resistivity of a pure semiconductor is 0.5 ohm meter if electron and hole mobility be 0.39 meter square per volt second and 0.19 meter square per volt second respectively, then calculate the intrinsic concentration. तो हमको क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी दी गई है, हमसे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो हम जानते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा, दैट इज इक्वल टू Ni इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच। अब इस इक्वेशन में से हमको कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है, म्यू ई और म्यू एच पता है, तो हम आसानी से Ni की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसीलिए दिस विल बी 1/0.5 is equals to Ni. Substituting the value of E, it is 1.6 into 10 to the power minus 19. म्यू ई की वैल्यू हमको दी गई है 0.39 और म्यू एच की वैल्यू हमको दी गई है 0.19। जब हम Ni के लिए सॉल्व करते हैं तो हमको Ni की वैल्यू पता लगती है यहां से 2.16 into 10 to the power 19 पर मीटर क्यूब। तो ये है हमारा आंसर। So now let's talk about the electric current in a pure semiconductor crystal. हम सब लोग जानते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक करंट का कारण भी दोनों ही बनते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं that the net current in the pure semiconductor crystal I is equals to IE plus IH, and we all know that I is equals to NEA VD. So substituting the value in place of IE, we can write NE, the concentration of electrons, electronic charge, area of cross section, the drift velocity of electrons. In place of IH, we can say concentration of holes, electronic charge, area of cross section, and the drift velocity of holes. हम जानते हैं कि drift velocity VD can be written as mobility into electric field. So substituting the value of VD, or say the drift velocity equals to mobility into electric field, we can get the relation NEA A mu E E plus NHEA mu H E. Now taking the terms common and substituting Ne into NH, yeah, Ne and NH equals to Ni, I can say the I is equals to Ni into E into A mu E plus mu H into E. Here Ni is the intrinsic concentration, A is the area of cross section, mu E and mu H are the mobility of electrons and holes. This VE and VH are the drift velocity of electrons and holes respectively.